देखिए देखिए क्या है, तो जैसा कि मैं रूटीन पहले ही बता चुका हूँ, बताया कि नहीं बताया, उस अनुसार से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हिस्ट्री है ना। क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। सिंपल सी बात, ये सबसे पहले हेडिंग का अर्थ आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। आप लोग पिछले क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़े कि नहीं पढ़े, फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, रूसी क्रांति पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ये सारा जो है वो क्या है, यूरोप का ही पार्ट है, समझे कि नहीं। फिर से वापस हम लोग अभी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। यहाँ पे इसका अर्थ सबसे पहले समझना चाहिए। यूरोप मतलब यूरोप तो एक महाद्वीप है, उसमें राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक क्या होना चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। उसके प्रति ये प्रेम भावना कई तरह से हो सकते हैं, अलग अलग तरह से हो सकते हैं। क्या होते हैं कि जब राष्ट्र गान गाया जाता है तो देखिए हम लोगों का एक अलग देश के प्रति प्रेम होता है कि नहीं होता है ना। जब देश का झंडा होता है तो आप देखते हैं कहीं भी, मतलब बाय द वे इस तरह से, वैसे तो गिरता नहीं है, लेकिन कहीं पे भी यदि आप देख लिए कि गिरा हो तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे बच्चा बुजुर्ग बहुत लोग फेंक देता है इस तरह से, छोटा छोटा जो नहीं समझता है, वैसे तो नहीं समझने वाले को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग तुरंत उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा है, वैसे तो गिरने ही नहीं देते हैं, या तो उनके बच्चे के साथ में जो भी रहते हैं वो उनको बच्चा को उस तरह से दिया ही नहीं जाता। कुछ ऐसे कोई 15 अगस्त वगैरह के दिन में उसके कुछ शर्ट वगैरह में ही पेन वगैरह इस तरह से लगा दिया जाता है कि नहीं, बाय मिस्टेक यदि होता है तो। झंडा को देखकर, राष्ट्रगान को देखकर, है ना, राष्ट्रगान को सुनते हैं तो एकदम पूरा टेंशन, एक भावना उत्पन्न होती कि नहीं। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारे ये सारा चीज़, ये जब भी जैसे देखिए झंडा जब भी फहराया जाता तो सभी लोग चाहे कितनों दुश्मन है सब एक साथ खड़े रहते हैं, तो सभी के बीच में क्या बनता है, एकता बनता है। माने यही राष्ट्रवाद है, देश के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम भाव उत्पन्न होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। अब इसी का जो उदय हुआ, इसको कैसे, इसका उदय कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहाँ के उदय के बारे में, यूरोप। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। ये यूरोप का पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। नहीं, वो इंडो चाइना जिसका है वो पुराना बुक होगा, इस वजह से वो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। वो इंडो चाइना सिलेबस से कट चुका है बहुत पहले, ठीक है। दूसरा चैप्टर ही भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है, नहीं होता है, इस सब चीज़ को जानेंगे। ये जो चित्र दिया गया है ना, ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोई सब देश जो है, सब अनेकों देश का झंडा लगा हुआ है, कि धीरे धीरे किधर जा रहे हैं सब लोग, मतलब स्वतंत्रता की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, स्वतंत्रता की ओर जा रहे हैं। और ये सारे कारनामे को, है ना, फरिश्ते, भूत प्रेत जो बोलते हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये चीज़, ये चित्र जो है फ्रेडरिक सोरियू द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, फ्रेडरिक सोरियू द्वारा बनाया गया था, है ना। किस वजह से, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का 54 राष्ट्रों के बीच संधि, है ना, 1848, उसके बारे में दिखाया गया कि विश्वव्यापी प्रजातंत्र, मतलब विश्व में पूरा में प्रजातंत्र हो, विश्व में पूरा में क्या हो, प्रजातंत्र हो। इस वजह से उसी को लेकर ये चित्र बनाया गया है। समझे या नहीं समझे। तो इसमें ये, इसको किसने बनाया है, फ्रेडरिक सोरियू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, क्या है नहीं है, ठीक। 1848 में एक फ्रांसीसी क्रांति मतलब उसका पिछला क्लास का, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साथी आ गया।
फ्रांसीसी कलाकार, ये कहाँ के कलाकार, ये देखिए ऑब्जेक्टिव इधर से बनते हुए जाता है, इसी प्रकार से बनते हुए जाता है। आपको डायरेक्ट यहाँ से यदि बाय द वे उठा लेते हैं, है ना, कि बताइए फ्रेडरिक सोरियू कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, मतलब कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से, रूस से, ठीक है, भारत से, इनमें से कोई नहीं, फ्रांस। समझे कि नहीं? तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार मैंने फ्रांस के कलाकार थे, है ना, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू, ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की क्या बनाई थी? एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, दिख रहा है आप? कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? तो 4 चित्रों की एक क्या बनाई थी? श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। ये चित्र में क्या दिखाया गया था, है ना, वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। किससे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से। जनतांत्रिक मैंने सभी लोगों से, सभी जनताओं के माध्यम से ये शासन, ये स्वतंत्रता, यानी कि जो संसार है, ये संसार की जो रचना है वो कैसे? सभी लोगों के अनुसार से बना था। सभी जनतांत्रिक मतलब क्या होता है? जनता के माध्यम से। समझे या नहीं समझे? तो जनता के माध्यम से बना था। इस तरह से सामाजिक गणतंत्र, सभी समाज में जो गणतंत्र है, सभी का हक को देखते हुए, तंत्र मीन्स शासन, तंत्र मीन्स क्या होता है? शासन। तो जनता के शासन को देखते हुए उस तरह से शासन का स्थापना किया गया था, उसी का रचना दिया गया है, उसी के सपनों को दिखाया गया है। ये फ्रांसीसी क्रांति जो थे, फ्रांसीसी कलाकार जो थे फ्रेडरिक सोरियू, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया? बनाया। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, है ना। पहले चित्र में क्या दिखाया गया? यूरोप और अमेरिका के लोग, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी लोग क्या है? एक लंबी सी कतार में, क्या है सर? पूरी लंबी कतार में क्या कर रहे हैं? देखिए तो एकदम पूरा एकदम मतलब चलते रहा, समझे ना? ये उधरे नहीं, ठीक है, वो चलते हैं अपने एकदम बहुत लंबी कतार में चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे किसका है? अमेरिका का और फ्रांस और अमेरिका का। यहाँ पे क्या देखा रहे? अभी देखा नहीं। अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं सबसे आगे। यूरोप और अमेरिका मतलब अलग अलग दूसरे महाद्वीप की बात की जा रही है, जो कि सब लंबी कतार में लगे हुए हैं, और क्या है? एक प्रतिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब राष्ट्र की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, है ना। राष्ट्र के प्रति, भावना के प्रति सभी लोग क्या करें? एक लंबी कतार में क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या बताएगी? इसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के समय याद होगा, उस टाइम महिला का रूप प्रदान करते थे, है ना। किसके लिए महिला का रूप प्रदान करते थे? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को, किसको? स्वतंत्रता को, है ना, किसके रूप में प्रदान करते थे? महिला के। अब जैसे भारत में ही देख लिए, भारत माता, क्या सर? भारत माता, भारत पिता भी बोला जा सकता था, लेकिन अभी बोलेगा तो बोलेगा नहीं गलत है, गलत है। क्यों? हम लोग की धारणा है, क्योंकि माँ का आदर करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पिता का आदर नहीं करते हैं, है ना। तो उसको एक प्रति महिला का दे दिया, उनका इज्जत ज़्यादा है, ठीक है, इज्जत ज़्यादा करते हैं हम, ठीक है। तो देश को एक महिला की तरह से मानते हैं, है ना, और उनका एकदम मूर्त बन जाता है, और उनका हम लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? सम्मान करते हैं। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। यहाँ पे जब आप चित्र देखेंगे, है ना, ज्ञानोदय की जो मसाल है, एक हाथ में ज्ञानोदय की क्या है? मसाल है, और दूसरा हाथ में जो है घोषणा पत्र है। क्या है? घोषणा पत्र, ठीक है। यानी कि लोगों को, जनता को दिखा रहे हैं कि देश के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार से नियम कानून होना चाहिए, इस प्रकार से पूरा क्या होना चाहिए, देश की राष्ट्र ऐसे रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए, नियम कानून ऐसे बनना चाहिए, संविधान ऐसा बनना चाहिए। यही चीज़ के लिए घोषणा पत्र, और क्या है, ठीक है।
तो यही बताया गया कि एक हाथ में क्या है, मिसाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञानोदय का माने मसाल, और क्या दूसरे हाथ में घोषणा पत्र है। ठीक है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हैं, है ना। जो उसके सामने है, आप चित्र देखे होंगे, देखिए उसके नीचे बहुत सारे बिखरे हुए, मार के फेंक दिया किनको, निरंकुश संस्थानों को। किसको? निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, मतलब निरंकुश यहाँ शासक नहीं बोला गया, निरंकुश संस्थानों के, माने कि उसमें जितना कुछ आता है सब कुछ, संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। मतलब निरंकुश का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? वैसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुश शासन। समझे कि नहीं समझे? वैसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो, उसे क्या बोलते हैं? निरंकुश। अब अपन भाषा में हमने तनी जान ली। वो एक बोलता है ना, अरे वो घोड़ा जकर पर कौन लगाम ना है, जिधर उधर दौड़ते है ना, जो मन किया सो करेगा, है ना। और इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, है ना। तो वैसे शासक जिस पर कोई क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरंकुश। ठीक है। तो उन लोगों का जितने संस्थानों के जो अवशेष, सारा अवशेष क्या हुआ था? बिखरा पड़ा था। समझे कि नहीं समझे? बिखरे हुए हैं। सरयू के कल्पनादर्श, सरयू के क्या कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, है ना। सरयू के कल्पनादर्श, कल्पनादर्श कहने का मतलब वो कल्पना से, ये जो चित्र बनाए हैं वो कल्पना के माध्यम से ही बनाए हैं, मैंने ऐसा कुछ था नहीं उस समय, है ना। वो सिर्फ किस काल्पनिक चीज़ों को, कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। उनकी पहचान कैसे होती है? कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, स्वतंत्रता की मूर्ति से क्या कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, है ना। तब तक 1848 में क्या बन चुके थे? राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है ना। प्रतिमा के पास, किसके पास? प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है ना। फ्रांस जो है प्रतिमा के पास क्या हुआ है? अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस के बारे में देख रहे थे, है ना। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे को लेकर क्या हुआ? अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा। इसका अर्थ यह है कि वह तत्काल अभी जो है वो राष्ट्र की एकता को लेकर, है ना, देश स्वतंत्र और सुसंगठित, माने अच्छे से, निरंकुशवाद से भी क्या हो जाना चाहिए? बाहर निकल के अभी अभी वहाँ पर पहुँचा है। और वहाँ पे क्या हो रही है? वो अब नए राह की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा दिखाया गया। उस प्रतिमा के पास पहुंचे कौन? फ्रांस। आप बुक में भी बुक है, वहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, फ्रांस अभी अभी पहुंचे हैं। ठीक है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे, काला, लाल और क्या सुनहरा झंडा थाम के खड़े हैं, है ना। उसके पीछे कि जर्मनी धीरे धीरे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, है ना। एक अलग बात है ये कि जब ये चित्र बना दिए थे तब ये लोग इस तरह से उसका संगठन में नहीं थे, है ना। यही बोल रहा है कि यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, है ना। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को, रियासत मीन्स क्या होता है? राजा का शासन होता था अलग अलग पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? रियासत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इन रियासतों से क्या किया गया था? रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, है ना। सब देश का नाम है, ये सब क्या है? देश का। ऑस्ट्रिया का 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबोर्डी, है ना, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और क्या हंगरी और रूस, ये सारे लोग जो हैं उनके पीछे हैं। यानी कि धीरे धीरे वो किसकी ओर बढ़ रहे हैं? प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद उनके बीच में आ रहा है, राष्ट्रवाद आ रहा है। दैट मीन्स देश के प्रति क्या आ रहा है? प्रेम आ रहा है ना।
और सब लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या? हाँ हाँ, अलग अलग देश। ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, ऊपर स्वर्ग से, जो मैं आप लोगों को बताया, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते एक दृश्य, इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। ऊपर में जो उड़ रहे थे, देखिए आप लोग चित्र, उसमें क्या, कौन कौन लोग है ना, फरिश्ते, संत लोग, मसीह है ना, ईसा मसीह, ये सब स्वर्ग से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इस पूरे नज़ारे को। वो चित्र है, ये क्या है सर, चित्र। और उसी चित्र के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और कहानी को एक माने राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है और ये काम होने से पहले वो उन्होंने चित्र बना दिया, वो चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया है ना। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ये सभी लोग मतलब दिखाए, ये सब चित्र से ये प्रतीत हो रहा है कि सभी के बीच में क्या है, एक भाईचारा है। इस चीज़ को दिखाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यों ने चित्र 1 में की थी, है ना। इसमें जैसे यहाँ पे काल्पनिक किया गया, ये क्या था, काल्पनिक था, है ना। इसी बात को लेकर अभी कहानी, जब हम पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे, इसको स्टोरी ही कहिए, हिस्ट्री नहीं, ये क्या है, हाई स्टोरी, है ना। क्या है ये, हाई स्टोरी, स्टोरी को हाई बोलिए, सुने, स्टोरी ये कहानी है, कहानी जानिए कि कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए, ठीक है। जरा सा इसको क्या बताया जा रहा है कि 19वीं सदी में, कब की बात है, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। उस समय यूरोप में आप जानते हैं कि यूरोप में जितने भी देश थे उस समय, तो उससे पहले भी 1848 से पहले आपको याद होगा कौन लोग, फ्रांस के बहुत सारे आपके बुर्बो राजवंश तो कब का था जी, बुर्बो राजवंश बताइए तो, उस समय, उस 1774 वगैरह, फिर उसके बाद बुर्बो राजवंश उन लोग का समाप्त हुआ। उनको फांसी का सजा कब सुनाया गया था, 1793, ठीक है। उसके बाद कौन आए, रोबेस्पियर, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, उनका तो अंत बहुत बाद हुआ कि नहीं। 1848 में बहुत सारे लोगों का क्या मिला, आज़ादी वहाँ पे प्रॉपर ढंग से। तो ये सारा चीज़ जो वो तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या चाहते थे कि पूरा यूरोप में, पूरा विश्व में हम क्या करेंगे, राज करेंगे, ऐसा नहीं चाहते थे जी। यानी कि तो उस समय जो है, ये जो भावना है 19वीं सदी के दौरान, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक मैंने राजा के जो भी शासन वगैरह जो था, उस राजा के शासन, हालांकि राजनीतिक का अर्थ नहीं होता है, लेकिन उस समय का जो राजनीतिक था, पॉलिटिक्स जो था, उस पर और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। कौन ये भारी परिवर्तन लाया सर, राष्ट्रवाद। कौन लाया, राष्ट्रवाद। यानी कि देश के प्रति जो प्रेम भाव है वह जो है, ये पूरे यूरोप में, यूरोप का एक पार्टिकुलर कोई देश की बात नहीं की जा रही है ना, पूरा यूरोप में एक क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब जो बहुराष्ट्रीय वंश थे, है ना, बहुराष्ट्रीय वंश मतलब क्या, एक एक वंश है और बहुत सारे राष्ट्र में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, है ना। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, सबको एकदम जमा कर रहे, सबको जीत रहे थे, हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो साम्राज्य खत्म हो गया। ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। प्रभुसत्ता क्या थी सर, एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास व विरासत की भावना थी, है ना। बोल रहा है कि राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों, बोल रहा है कि ये जो राष्ट्रवाद हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, तब सिर्फ यहाँ पे राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में, जो भी नागरिक थे,
उन सब में एक साझा क्या बनाया जा रहा था, पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी, है ना। यहाँ पे बताया गया ऊपर में देखें कि बहुराष्ट्रीय वंश थे जो बहुत सारे देश में क्या करते थे, शासन करते थे, वह क्या होने लगे, धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब प्रत्येक अपना राष्ट्र में शासन करने लगे। जब अपना अपना प्रति हो गया तो अपने सभी लोग अपने अपने क्या रहने लगे कि अपना देश में एक ही जगह, दूसरा देश से कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाएगा तो मार के भगेबो करेगा, समझे। इस तरह से विचार उत्पन्न हुआ और फाइनली जो हुआ वो क्या हुआ कि देश के प्रति पूरा प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। यही लिखा हो कि भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि सदियों से चलता आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, है ना। बस नेताओं से, संघर्ष से, पूरा संघर्ष किया लोगों ने, तब जाकर ये प्राप्त हुआ। ये ऐसे नहीं कि मतलब विरासत में मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं थी कि पूर्वज देते आ रहे थे तो उनके जैसे हम लोगों को अभी, है ना। हालांकि हम लोग देश स्वतंत्र देश बोलते हैं लेकिन है स्वतंत्र नहीं, है ना। अभी भी हम लोग क्या हैं, गुलाम है, और उस समय से भी बहुत बड़ा गुलाम है ना। इसमें बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी वो भारत में राष्ट्रवाद है उसमें ही बात करेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। नहीं, अभी यूरोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग गुलाम हैं, सिंपल सी बात। अभी एक लाइन कह देना चाहता हूँ, है ना। गुलाम तो सबसे पहले, है ना, जैसे बोलता है कि बाप परेशान है बेटा से और देश परेशान है नेता से, सिर्फ परेशान है। ये पहला भ्रष्टाचारी है जिसके कारण से हम लोग गुलाम हैं। और उससे भी बड़ा गुलाम ये है कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है। सब हम लोग अभी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारा का हैंडलिंग किसके पास है, विदेशों में। आज हम लोग यदि 5 रुपया कमाते हैं तो वो 5000 रुपया कमाते हैं उन सभी चीज़ों से, समझे कि नहीं। मैंने एक ऐसे आंकड़ा बता दिया, मतलब सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाते हैं वो, समझे कि नहीं। तो वो हम लोगों से लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है ना। इतना महीने इतना रिचार्ज कराता है सब लोग, जितना फ़ोन है ऐड करना, घर में बैठ के कैलकुलेशन करना, समझा कि नहीं समझा। इतना उसमें से कितना बाहर जाता है। देश का कुछ है नहीं, उसे यूट्यूब चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, उसमें एमबी कट रहा है, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा, विदेश, है ना। पहले जो जितना हम लोगों का 300 साल में लेके नहीं गया ना, 300 साल में जितना लेके गया ना, आज 3 घंटा में लेके जाना चाहता है। और कुछ हद तक उन लोग कामयाब भी हो रहा है और हम लोग हैं मूर्ख। कुछ ज्यादा बोल दिए सर, सब 300 साल में 48 ट्रिलियन ले गया था, अभी भारत का 4 ट्रिलियन नहीं हुआ है। मैं बोला कि ले जाने का क्या उद्देश्य में है, ठीक है। ये तो लेके मतलब अब जैसे देखिए उसके बाद क्या है कि साथ ही साथ ये और बर्बाद होने के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा अब बर्बाद हो सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सर। देखिए सब आदमी जो है मोबाइल में पागल रहते हैं। कुछ ऐसा हम लोगों को खोजना चाहिए जो हम लोग खुद भारत में क्या करें, उसका यूटिलाइज करें, है ना। भारत ही उसका खोज करे और भारत में ही उसका क्या हो, यूटिलाइज हो, भारत में ही पैसा रहे, वो रुपया रहे, समझे नहीं। आप लोगों में से ही कोई बनिए, खोजिए, कौन खोजेगा, कुछ दिमाग लगाइए, समझ लिए। ये संघर्ष से ही प्राप्त हुआ था। हम लोग किससे संघर्ष प्राप्त हुआ है सर, संघर्ष, ठीक। यह अध्याय क्या बताया जा रहा है, ये सब सिंपल सी बात। अभी बहुत आंकड़ा कोई आपको आंकड़ा से नहीं बताया हूँ, सिंपल सी बात बताया जाए तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जा रहे हैं सर, लूटे जा रहे हैं। बोल दिए थे सर। तो लूटे जा रहे हैं, उससे कम करने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जो है
कि पूरा जितना भी हम लोग जो अभी पढ़ चुके हैं, पिछला साल भी पढ़ चुके हैं, जो रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, उन सब का भी जिक्र करेंगे अभी हम लोग। और उस समय भी मैं बोला हूँगा कि 10th में हम लोगों को पहला चैप्टर में क्या करना होगा, जिक्र करना होगा इसका, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। जिस प्रकार से मैथ्स वगैरह होता है उसी प्रकार से ये सारा भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ क्या लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का क्या विचार, ठीक है। तो इसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जो कि छोड़ के आगे बढ़ गए, कुछ नए शब्द हैं, इन सब चीज़ को जान लेंगे, या अपने से आप लोग रीडिंग डाल लेंगे, ये सब अपने से रीडिंग डाल लेंगे। ये सारा चीज़ निरंकुशवाद तो समझा दिया, कल्पनादर्श जो कल्पना सिर्फ किए हुए हैं, जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। ये सब कभी भी यदि आपको बाय द वे ऐसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें, इतना समर्थ रहना चाहिए, समझे न। यूटोपिया या तो फिर कल्पनादर्श, ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है, उसको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो जिक्र करेंगे वो क्या है कि पूरा यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई है ना, प्रेम भावना उत्पन्न हुई, ये सारा चीज़ क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। लेकिन आज का क्लास जो है इतने रखेंगे, जिक्र हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये आधा अधूरा टाइप का फिर हो जाएगा, है ना, और मज़ा नहीं आएगा। फ्रांसीसी क्रांति वैसे आप लोग पढ़े हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि आप रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।